जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फडी हसन अलवेज़ हियर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट थर्ड है और लास्ट सब्जेक्ट फाइनली हम अपना आज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और ये है जो लास्ट में सब्जेक्ट हमारा रह गया था, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है सबसे ज़्यादा लेंथी है पार्ट थ्री में अगर बात करें। और मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ कि अभी आपसे प्रीवियस जो बैच था, जो बच्चे अभी पार्ट फोर में हैं, आप पार्ट थ्री में हैं, जो बच्चे अभी पार्ट फोर में हैं उनकी सबसे ज़्यादा जो सप्ली आई है लास्ट ईयर अभी 2025 के एग्ज़ाम से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आई है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सप्ली आने का मेन रीज़न क्या होता है कि सिलेबस बहुत लेंथी है, लाइक 3 पोर्शन है और आपका पार्ट थ्री का कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके 3 पोर्शन हो, ठीक है, पेपर के। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 पोर्शंस हैं। 3 पोर्शंस कैसे हैं? सबसे पहला जो पोर्शन है इसका वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसके 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, और 10 के 10 ही इम्पोर्टेंट है। मतलब 10 के 10 टॉपिक हिस्ट्री के ऐसे हैं कि नो वन नोज कि कौन सा वाला पिक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपको हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस आने हैं और एक अटैम्प्ट करना है, और एक अटैम्प्ट करने के लिए 10 टॉपिक आपको यहाँ से तैयार करने हैं। ठीक है, ये वजह है सप्ली की। ठीक है, बच्चे तैयार नहीं करते, बच्चे इजी लेते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं जी इतने क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, हालांकि साल पूरा हमने पढ़ाया होता है, करवाया होता है, लेकिन बच्चे नहीं करते। वो वेट करते हैं कि कब जो है पेपर की रात आएगी और कब जो है ना हम पढ़ेंगे। तो फिर पेपर की रात में जब पढ़ना है तो फिर ऐसा होना है, अब एप्लीकेशन पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं लेकिन जब पढ़ना ही नहीं है उनको तो फिर पास कैसे होना है। सेकंड चीज़, हिस्ट्री के बाद जो पोर्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। ठीक है, 1973 का जो आपका आइन है सेकंड नंबर पे वो आ जाता है। अब वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो कुछ 30-35 क्वेश्चन आपको आंसर्स में मिल जाएंगे, एंड बाकी भी कुछ बुक्स देखेंगे तो आपको इतने आराम से क्वेश्चंस यहाँ से इस पोर्शन में से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में से बनते हुए मिलेंगे। लेकिन हमने बड़ा खींच के तकरीबन कोई इसमें से 14 टॉपिक्स जो है वो तैयार किए हैं। ठीक है, तो ये 14 टॉपिक्स जो है वो यहाँ से हमें करने पड़ेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, 24 हो गए। इसके बाद थर्ड पोर्शन है और थर्ड पोर्शन में है आपके केस लॉज। तो बच्चे इन केस लॉज से भागते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं हमें केस लॉ समझ नहीं आता। जब लेक्चर सुनेंगे तो समझ आएगा, सिर्फ नोट्स पढ़ते रहेंगे तो फिर तो आप बड़े ही कोई जो है ना अफलातून के बच्चे हैं कि आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने से सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, ABC तो आप सीख नहीं सके, वो तो अम्मी आपकी आपको सिखा नहीं सकी, आपको स्कूल जाना पड़ा, टीचर से पढ़ना पड़ा, देन आपने ABC सीखी। वो टीचर ने जो है ना डॉटेड लाइंस लगा के दी, आपने पूरे पेज पे आप A लिखते होते थे, नोजी भी उस पर गिरती होती थी, आंसू भी उस पर गिरते होते थे। ठीक है, फिर जाके A लिखते थे आप। B लिखने के लिए आपने जो है वो 1 महीना लगाया, C लिखने के लिए आपने 1 महीना लगाया। और लॉ आप कहते हैं जी मैं फलाने के नोट्स पढ़ लूँगा तो मैं जी फटाफट, मैं तो अफलातून हूँ, मैं तो कर लूँगा, मैं तो अरस्तू मेरा चाचा लगता था। ठीक है, ऐसे नहीं होता। केस लॉज 10 हैं और 10 की बजाय भी 11 हैं, और ये 11 के 11 करने पड़ने हैं। लास्ट टाइम सप्ली में 5 केस लॉज हमने इंपॉर्टेंट बताए एंड अनफॉर्चुनेटली 5 में से एक भी नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा भी अक्सर हो जाता है, तो फिर उसका मतलब है कि यहाँ पे केस लॉज भी सारे करने पड़ेंगे। नोवन नॉज के कौन सा केस लॉ पिक करके दे दिया जाए। तो अगर मैं खींच के भी आपको यहाँ पे बताऊँ तो 24 और 11 35। ठीक है, तो 35 टॉपिक्स तैयार करने हैं, फिर जाके कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर देने जाना है। तो ये एक रात में तो नहीं होंगे, अगर एक रात में करने बैठेंगे तो फिर सप्ली आएगी। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। ये जो 4-5 मिनट मैंने आपको सारा ब्रीफ स्केच बताया है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपसे हो नहीं सकता। आप कर सकते हैं और आप करेंगे और आपसे हो भी जाएगा। मैं आपको क्या ही आपसे छुपाना है, मैं आपको ख़ुद की एग्जांपल बताता हूँ कि जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर हुआ, जब मैं लॉ स्टूडेंट था, तो यकीन करें कि केस लॉ मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, तो जो आ गया पेपर में ना, तो उस टाइम पे फिर क्या था कि बाकी के जो 4 से 5 केस लॉज पढ़े थे, या उसका एटलीस्ट मेरे पास कंसेप्ट ज़रूर था। ये
था कि मैंने चलो याद नहीं किया था, तो कंसेप्ट ज़रूर था। तो जब कंसेप्ट था तो उसकी बेस पे फिर मैं लिख के आया, और मैं आपके साथ कहेंगे तो रिज़ल्ट कार्ड भी शेयर कर दूंगा। उस साल में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में से थे, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में से कम थे। तो कहने से मुराद ये है कि अब ये जो मैंने कुछ आपको बताया है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आपके सर भी जो थे किसी लेवल पे, माइट भी तब उनको भी एक आध चीज़ उसमें से नहीं आती थी, लेकिन वो करके आए और उनसे हो गया, और उनके नंबर भी उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आए। तो सेम लाइकवाइज डरना नहीं है, ठीक है। कुछ भी जो है ना, देखें अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है ना, इंसान के बस से बाहर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वैसे तो सारी ताकत अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला के कब्ज़े में हर चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को जो पावर दी है ना, वो फरिश्ते को भी नहीं दी, ठीक है। तो यहाँ से हिसाब लगा लें कि आप क्या कुछ ही कर सकते हैं ना, ठीक। तो पहले थोड़ा सा डराया है, उसका मतलब ये है कि इसको लाइट नहीं लेना, और फिर थोड़ा सा तसल्ली दी है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, ठीक। तो अब कुल मिला के मिक्सचर इसका कर लें तो मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करने लगे। आज हम इसकी सारी आउटलाइन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता हो कि पोर्शंस कितने हैं, उसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, और कैसे कैसे आपने उसको आंसर करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। तो 3 पोर्शंस हैं, बताता चलूँ। हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस आने हैं, एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है फॉर 20 मार्क्स, मस्ट है। देन सेकंड जो पोर्शन होगा आपका, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से रिलेटेड होगा। उसमें से 6 क्वेश्चंस आपको टोटल आएंगे, 3 आपने वहाँ से अटैम्प्ट करने हैं मस्ट। टोटल 4 क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे फॉर 80 मार्क्स। और लास्ट पे एक पोर्शन नंबर 3 होगा, जिसमें 2 केस लॉज गिवन होंगे। एक केस लॉ आपने अटैम्प्ट करना है 20 मार्क्स के लिए। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको गिवन होंगे, 10 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे, लेकिन 3 पोर्शंस में ये पेपर आपको पूछा जाएगा। हिस्ट्री का अलग से पोर्शन होगा, 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, एक करना है। साथ ही नीचे पोर्शन बी होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, 6 क्वेश्चन होंगे, 3 अटैम्प्ट करने हैं। और साथ ही नीचे पोर्शन नंबर सी होगा, 2 केस लॉज दिए होंगे, एक केस लॉ अटैम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चन हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं 100 नंबर के लिए। तो ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ तक था। अब आ जाते हैं, पहले देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और देन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। 2 क्वेश्चंस जो है वो पेपर में आने हैं, एक आपने अटैम्प्ट करना है। पहला जो टॉपिक है दैट इज़ सैलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935। वैसे तो पाकिस्तान स्टडी आप अगर याद हो तो आप पार्ट 1 में पाक स्टडी में पढ़ के आए हुए हैं कि 1935 का इंडियन एक्ट क्या है। उसको जब पढ़ लेंगे तो साथ ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पाकिस्तान बन गया 1947 में, बनने के 2 साल बाद 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदादे मकासद के नाम से जिसको जानते हैं, वो पेश की गई असम्बली में, जिसमें तय किया गया कि हमारा आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। उसमें सारे फंडामेंटल्स तय कर लिए गए, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो ये टॉपिक है। देन है रिपोर्ट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की रोशनी में एक कमेटी बना दी गई, जिसको ये काम दिया गया कि आपने फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है उस पर वर्किंग करनी है। इस कमेटी ने डिफरेंट रिपोर्ट्स जमा करवाई, और 1954 में ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाई कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के हवाले से। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो कमेटी थी, इसने कौन कौन सी रिपोर्ट जमा करवाई, उनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई, ये हमारा टॉपिक है। देन इसके बाद 1954 में जब इन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाई, तो 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया पाकिस्तान का। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेलेंट फीचर्स क्या है, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या है, एटसेट्रा। 56 का कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा कामयाब नहीं हुआ, 2 साल बाद एब्रोगेट हो गया इन द ईयर ऑफ 1958, जब पहला मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में। तो उस मार्शल लॉ के लगने की वजह से 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया। तो जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद 1962 में एक प्रेसिडेंशियल नेचर का आइन जो है वो बनाया गया 1962 में। उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसकी क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। देन जब मार्शल लॉ ख़त्म हो गया और सिविलियन गवर्नमेंट आ गई, भुट्टो की गवर्नमेंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, भुट्टो की गवर्नमेंट आ गई। भुट्टो ने कहा जी हम अब सिविलियंस के लिए एक नया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो नया जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, उससे पहले जो कि हमने सेकंड पोर्शन में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1972 का, ठीक है।
उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन जब जब मार्शल लॉ लगा उस दौरान जो है वो ये पीसीओ ये एक ऑर्डर है, ठीक है। देन आरसीओ ये मार्शल लॉज के दरमियान होने वाले पास ऑर्डर्स हैं। इन ऑर्डर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें की गई, कॉन्स्टिट्यूशन को कब कब जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और बदले में कौन कौन से रूल्स आए, वो सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। देन 18th 19th एंड 20th अमेंडमेंट जो कि अभी लेटेस्ट मेरे पास आउटलाइन अगर हो तो उसमें 26th एंड 7th अमेंडमेंट ऐड की गई है कि नहीं, ये वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर नहीं भी की गई तो एहतियातन हम पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है ना वो क्या करती है, आपको पता ही है क्या करती है। हर साल उन्होंने किसी ना किसी एक पेपर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी करनी होती है कि जो कि स्टूडेंट्स के लिए परेशानी क्रिएट करती है। तो एहतियातन क्योंकि 26वीं तरमीम आई है, 27वीं तरमीम आई है, बड़ा उसका मुल्क के अंदर चर्चा भी है। तो मैं कल इंटरव्यू में गया तो मुझे भी जो है वो सेम उन दो तरमीम के बारे में पूछा गया। एक तो मसला ये है कि बंदा कोई एक राय भी कायम नहीं कर सकता, दोनों तरफ की राय हैं, एक हक में है एक ख़िलाफ़ है, तो बंदा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो खैर हम इन दोनों अमेंडमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये 18th अमेंडमेंट भी इम्पोर्टेंट है और देन हम 20th 6 और 7 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और लास्ट में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है 2002 का। ये 10 टॉपिक हैं और यहाँ से एग्जामिनर क्या उठा के दे दे नो वन नोज, अलवी साहब भी नहीं जानते, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना कि एग्ज़ाम की रात को मैं आपको बता दूंगा तो कसम से मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये 10 टॉपिक हैं, ये 10 के 10 आपने करने हैं, पहले से ही एहतियातन करके आइएगा। अब जो तो डेली बेसिस पे लेक्चर्स लेंगे वो अभी तो वो रो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 10 दिन बाद वो हंसेंगे, ठीक है। उनको तैयारी हो चुकी होगी, 10 दिन में हम इतना कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिन बेचारों ने नोट्स के सहारे रहना है या इधर से स्क्रीनशॉट ले लिए उधर से स्क्रीनशॉट ले लिए, तो उनका फिर क्या होना है, अल्लाह ही हाफिज़ है, आपके सामने ही है, फिर उनका क्या होना है, ठीक है। तो फिर उन्होंने आगे कहना अलवी साहब ने नोट्स पढ़े सन तो सप्ली आ गई है, तो भाई आनी सी सारी गल है, सिर्फ नोट्स पढ़े सन तू जड़ा वो अरस्तू थोड़ी है जड़ा नोट्स पढ़ के तू पास हो जाना सी, ठीक है। तो लेक्चर लेने ज़रूरी है। खैर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये हिस्ट्री के बाद ना ये 10 टॉपिक हैं, ये अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह लेक्चर्स में जब पढ़ेंगे, कंसेप्ट आपके पास होंगे। जब आप डेली बेसिस पे मुझे सुनेंगे ना यहाँ पे क्लास में, तो अल्टीमेटली आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इंशाल्लाह आपके मेमोरी में चली जाएंगी। और आप एग्ज़ाम में अगर कोई लेट सपोज आपने 5 टॉपिक अच्छे याद किए हैं, 5 टॉपिक का सिर्फ आपके पास कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट के ज़रिए भी आप इतने जोगे हो जाएंगे कि आप जो है वो लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इन सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हैं। अब ये 10 के 10 के हमने वो क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है। नीचे ये हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको ऑनवर्ड्स हम पढ़ाएंगे। अब सेकंड पोर्शन में आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को वैसे पढ़ने लग रहे हैं ना, तो पूरा साल सिर्फ मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए चाहिए। 280 इसके आर्टिकल हैं, ठीक है, कितने इसके चैप्टर्स हैं, कितने स्केजुअल्स हैं, तो वो बड़ा एक लंबा काम है। लेकिन हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चीज़ें क्या हैं, ठीक है। उन मेन चीज़ों को हम पढ़ेंगे और वही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। लाइक सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी जो बुक होती है ना, उसके पहले आपको पता है उसका प्रीफेस दिया होता है। लाइक ये बुक मैं किसके नाम कर रहा हूँ, किसको लिख रहा हूँ, इसमें क्या होगा, ये वो सारा कुछ। तो वैसे ही हर जो लॉ बुक होती है उसका एक प्रेम्बल होता है, ठीक है, जिसको आप प्रेम्बल बोलते हैं। शुरू में लिखा होता है सारा कि कब ये लॉ इनेक्ट हुआ, कब पास हुआ, कब इन्फोर्स होगा, ये सारी चीज़ें उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। तो वो जो प्रियम्बल है इस आइन का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आर्टिकल पहले जो है ना, प्रियम्बल आइन का हिस्सा नहीं था, मतलब वो अलग से सिर्फ एक टेक्स्ट था, बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। मतलब आर्टिकल 1 से लेके 280 तक कह लें कि बाइंडिंग आर्टिकल्स हैं, तो प्रियम्बल उससे अलग था। प्रियम्बल जो है वो बाइंडिंग नहीं समझा जाता था कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन लेटर ऑन एक अमेंडमेंट की गई और उसको आर्टिकल 2A में बाइंडिंग बना दिया गया कि अब जो प्रियम्बल है वो अलग से नहीं है, वो पार्ट एंड पार्सल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और जैसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बाइंडिंग है, वैसे वो प्रियम्बल भी बाइंडिंग है, ठीक है। तो वो उसकी बाइंडिंग नेचर के हवाले से ये वो सारा कुछ हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में वही बात जो आप पार्ट 2 में भी पढ़ते होते थे। अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसके फीचर्स, यूके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसके फीचर्स। और अगर फीचर वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो आपने आंखें बंद करके कर लेना है। क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, बाई लेजिस्लेचर सिस्टम है, मतलब जो है ना नेशनल असम्बली और सेनेट, ठीक है। फिर जो है ना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अमेंडमेंट हो जाती है। फिर उसके बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। फिर जो है
ये डिफरेंट आपने इसके फीचर्स डिस्कस कर दिए, मतलब इस्लामिक प्रोविजंस हैं, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। ये 7-8 तो मैंने गिनवा दिए, 2-4 और लगाएंगे तो साइलेंट फीचर्स वाला क्वेश्चन यहीं पे अटैम्प्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता होता है, तो इसको हम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स। ये भी आपका यहीं पे कवर हो गया। अगर आप डेली बेसिस पे व्हाट्सएप चैनल हमारा फॉलो करते हैं तो पीछे तकरीबन 10 दिन हमने फंडामेंटल राइट्स ही काउंट करवाए हैं बच्चों को, कि आपके पास राइट टू लाइफ है, राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, पता नहीं कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू हैव प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी को जो है वो इलीगली अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते, ये ब्ला ब्ला ब्ला। हम तकरीबन 10 से 12 राइट्स जो है वो आप इसमें लिख देंगे। अगर तो फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये भी क्वेश्चन आपका इधर ही अटेम्प्ट हो गया। अगर मीनिंग बताऊं कि फंडामेंटल राइट्स से क्या मुराद है, वो वाले राइट्स जो आपको सुप्रीम लॉ देता है। सुप्रीम लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ऐसे राइट्स जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से मिलते हैं उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कौन कौन से राइट्स हैं वो जो है वो आपको 10-12 जिक्र करें, कंक्लूड कर दें। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए तैयार सबके, थम्स अप कर दें। अच्छा देन ना अक्सर होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चन होता है ना, इसके अंदर से एक स्पेसिफिक राइट को उठाया जाता है और उस पर एक नोट पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। राइट टू फेयर ट्रायल एंड राइट टू लाइफ एटसेट्रा, इनके बारे में ना। तो क्वेश्चन नंबर 3A में हम उसको इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी इन डिटेल एंड हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या है? कोई भी जो गवर्नमेंट आती है वो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बनाती है, ठीक है, मुल्क को गवर्न करने के लिए एटसेट्रा। तो वो आइन के अंदर गिवन है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं। उस पर क्वेश्चन नंबर 4 तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इस्लामिक प्रोविजंस। प्राइम मिनिस्टर मुसलमान होगा, सदर मुसलमान होगा, आपके स्टेट का रिलीजन क्या होगा जी? इस्लाम होगा, ठीक है। फिर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को जो है वो क्या लें प्रमोट किया जाएगा। फिर कोई भी लॉ जो है वो इस्लाम और इस्लाम के अगेंस्ट नहीं हो सकता। कोई भी लॉ कुरान और सुन्ना के अगेंस्ट नहीं हो सकता। कुरानिक तालीमात को जो है वो फोकियत दी जाएगी। तो ये 6-7 मैंने आपको इस्लामिक प्रोविजंस काउंट करवा दिए हैं, 2-4 आप ऐड करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे भी हैं बीच में जिनको बहुत ज़्यादा आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके बेसिक नॉलेज पे इवन के डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर तो आप आराम से कंसेप्चुअल बेसिस पे भी लिख सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूर हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ अलवी लॉ एसोसिएट। देन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है जी राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो आपके मुल्क का जो सदर है वो कैसे इलेक्ट होता है, क्या उसके इलेक्शन का प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन के रेलिवेंट प्रोविजंस के तहत जिक्र करें। इलेक्शन पे अलग से क्वेश्चन बन जाता होता है और सदर है क्या, उसकी पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज़, उस पर अलग से क्वेश्चन आता है। दोनों क्वेश्चन हमने तैयार करने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 है एमरजेंसी प्रोविजंस है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो बताई गई हैं कि अगर ये हालात होंगे तो समझा रहेगा कि ये हंगामी हालात हैं। और हंगामी हालात में सदर के पास स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। उन स्पेशल पावर्स में सदर क्या क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जी राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, टेन्योर, रिमूवल एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वैसे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और फंक्शंस वगैरह जो है ना चैप्टर मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाल देना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास कितनी पावर्स हैं ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो है ना वो पीछे कौन है या पावर्स किसके पास हैं ये आपको पता है, मुझे भी पता है। तो ये मेरा ख्याल है हम पे भी बोझ है ये वाला चैप्टर, तो ये वैसे ही आइन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि एज सच कोई जो है ना पावर रही नहीं है प्राइम मिनिस्टर के पास। वो तो कह लें बंदा है, उसकी जगह कॉपी करवा कर उसकी वो खड़ी कर लें तो बाकी निज़ाम तो वैसे ही चल रहा है। एनी हाउ इसके बाद मेरा चैनल ना ब्लॉक हो जाए। बाकी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 9 और 9A। इसमें हम आपकी जो नेशनल असम्बली और जो सेनेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक हम देखेंगे कि नेशनल असम्बली से क्या मुराद है, मेंबर्स उसके कैसे इलेक्ट होते हैं,
और उनके मेंबर्स की ड्यूटीज़ क्या है, ये भी क्वेश्चन याद करना बड़ा आसान है। मतलब कितना आसान है ना क्वेश्चन नंबर 9 कि उनका क्या काम है कि वो सारा दिन उन्होंने क्या करना, आपस में गालियाँ देनी है एक दूसरे को, और किसने ज़्यादा करप्शन की है, किसने ज़्यादा खाया है, किसके दौर में क्या क्या कुछ जो है वो नहीं हो सका, ये सारा कुछ काउंट करना, यही उनके काम है और दूसरा कोई काम नहीं है उनका, ठीक है। तो मतलब ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। खैर ये फ़न था। बेसिक जो उनकी पावर्स हैं या ड्यूटीज़ हैं वो तो है लॉ मेकिंग के हवाले से कि लॉ बनाने हैं, लेकिन लॉज से ज़्यादा उनका ध्यान जो है वो इधर उधर होता है। खैर ये भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेनेट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि अपर हाउस है आपका लेजिस्लेशन का, ठीक है, 9A उसके बारे में। तो मतलब जो आपकी पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, देन सेनेट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे ज़्यादा कौन खाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले हम ये क्वेश्चन बनाते थे कि सुप्रीम कोर्ट एज द हाईएस्ट कोर्ट इन द पाकिस्तान, लेकिन अभी वो आपको पता फेडरल कोर्ट बन गई है तो 27वीं अमेंडमेंट के बाद। तो इसको हम जो है ना कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि 26वीं अमेंडमेंट और 27वीं जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, किस तरह उसके जजेस लगेंगे, क्या उनके पास पावर्स है, एटसेट्रा, ये हम देखेंगे। वैसे ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि इनके पास तो ऐसा पावर्स नहीं है, फैसले तो लिखे हुए आते हैं। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 199 एंड लिमिटेशंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट जो है उसके पास आर्टिकल 199 में कौन कौन सी पावर्स हैं, किस तरह वो रिट जुरिस्डिक्शन का जो है वो इस्तेमाल करती है, ये सारा कुछ क्वेश्चन नंबर 11 का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से क्या मुराद है, उसके फंक्शंस एंड कंपोजिशन एटसेट्रा। 13 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है और कुछ शॉर्ट नोट्स हैं लाइक स्पीकर नेशनल असेंबली राइट नाउ पंजाब में जो है वो अहमद खान साहब हैं, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या है, मतलब लॉ कैसे बन सकता है। देन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो कैसे हो सकती है, पैसे दे के हो सकती है, मतलब 2/3 मेजोरिटी गेन करनी है ना। तो अगर नहीं हो पा रही तो फिर जो है ना पर मेंबर को बात कर लें कि भाई कितने कितने देंगे तो वोट हो जाएगा। तो ये 26 से 27वीं अमेंडमेंट उसी का हिस्सा है। बाकी चीफ मिनिस्टर देखेंगे, मरीम नवाज़ की बात हो रही है, और गवर्नर देखेंगे, तो ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन था। आधा तो आपको आता है, जो नहीं आता वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक 2 पोर्शंस हो गए हमारे। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में से 6 क्वेश्चन आने हैं, 3 हमने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में से 2 आने थे, 1 करना था, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में से 6 आने थे, 3 करने हैं। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। इसके बाद कुछ केस लॉज हैं, मतलब ये वो काम है जिसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यहाँ तक हमें कह लें कि हम क्या सारे सच आज नहीं बोलते, आगे के लिए कुछ बचा लेते हैं। 11 केस लॉज हैं ये हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD मतलब पाकिस्तान लीगल डिसीजन 1955 सिंध, पेज नंबर 96। इसमें क्या हुआ था देखेंगे। असमा जनानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान लीगल डिसीजन ऑफ 1972, यानी और आगे SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, और 139 पेज नंबर है इसका, ठीक है। तो ये सारे तकरीबन 11 केस लॉज हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको 11 के 11 ही पढ़ाऊंगा, मैंने एक भी नहीं स्किप करना, ठीक है, ताकि अगर पेपर में कोई एक आध इधर से आए तो आप ये ना कहीं कि अलवी साहब ने जो है ना पढ़ाया नहीं था, अलवी साहब ने बताया नहीं था। अलवी साहब सारे ही पढ़ाएंगे, बाकी आप पे होगा कि आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना या क्या करना है। एप्लीकेशन पे सबूत के साथ लेक्चर्स एंड नोट्स अवेलेबल होंगे। जब आप पेपर दे के आएंगे तो मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर से स्क्रीनशॉट्स लेके भेजूंगा कि ये देखें लेक्चर भी अपलोड था, ये देखें नोट्स भी अपलोड थे, ये आप नहीं करके गए थे और ये पेपर में आया हुआ था, और ये आपने एप्लीकेशन से पढ़ना था। तो जिन्होंने एप्लीकेशन अवेल नहीं की वो फिर उन ग्रुप्स में से जाके उनको कहेंगे कि भैया आपने बताया नहीं, आपने करवाया नहीं, अलवी साहब से नोट्स पढ़ के फेल हो गए। अल्टीमेटली यही होगा अगर आप लेक्चर्स नहीं लेंगे तो, ठीक है। ABC पढ़ने के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है, टीचर का होना ज़रूरी है। तो जो कहते हैं नहीं जी मैं अफलातून हूँ, मैंने जो है 2 साल पढ़ लिए हैं, मुझे सुराब के पर लग गए हैं और मैं जो है ना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, प्रो हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है ना फिर रिज़ल्ट पे निकल जाती हैं। बाकी अल्लाह आप सबके हक़ में खैर फरमाए, अल्लाह आप सबको कामयाबियों से नवाजे, और जो कोई मेहनत कर रहा है अल्लाह ताला उसको उसका सिला दे। तो बाकी ये कॉन्स्टिट्यूशन का सारा कुछ था, इसको इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में हम जो है वो पढ़ेंगे। होपफुली आपको हर एंगल से आज के लेक्चर में पता चल गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कवर करना है, कितनी इंपॉर्टेंस कहाँ मिला है, कितने क्वेश्चंस बनने हैं, कितने हमने करने हैं, कितने ऑलरेडी आपको आते हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा तो आपको आता है, पता है आपको सारे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।